हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स ए कुरान। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के एमसीक्यूज़। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ ए बैंक पासबुक इज़ ए कॉपी ऑफ। बैंक की जो पासबुक होती है वो किसकी कॉपी होती है? आप सबको पता है कि आप बैंक में जब अकाउंट खुलवाते हो तो बैंक के लिए आप एक कस्टमर हो, तो आपकी जो कॉपी है वो बैंक के लिए पासबुक होती है। ए बैंक पासबुक इज़ ए कॉपी ऑफ ए कस्टमर अकाउंट इन द बैंक्स बुक। किसी कस्टमर का अकाउंट बैंक की बुक में उसकी जो कॉपी है उसको हम बैंक पासबुक कहते हैं। बाकी ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ए इज़ द राइट आंसर, ए कस्टमर अकाउंट इन द बैंक्स बुक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड। एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को हम बनाते हैं टू नो द काजेज फॉर द डिफरेंस बिटवीन, ये देखने के लिए कि जो डिफरेंस हुआ वो किस वजह से हुआ और क्या है। द बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी डिफरेंस किसका देखना है, हमारा जो बैलेंस आया है कैश बुक का ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक। देखिए दोस्तों, हम जो कैश बुक बनाते हैं उसमें डेबिट साइड में भी दो कॉलम होते हैं, क्रेडिट साइड में भी दो, एक कैश का कॉलम, एक बैंक का, एक कैश का, एक बैंक का। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं कि जो हमारा कैश बुक में बैंक वाला कॉलम है, क्योंकि ये बैंक वाला कॉलम वो है जिसमें हम बैंक में कोई कैश डिपॉजिट करते हैं या फिर बैंक से कैश निकालते हैं, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। तो जितना हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया उतना ही हमारे बैंक में भी होना चाहिए, या जितना हमने कैश निकाला, जितना हमारे पास कैश बचा उतना हमारे बैंक में भी होना चाहिए और कैश में भी सेम कैश बचा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि अपनी जो कैश बुक है उसके बैंक वाले कॉलम को बैंक की जो पासबुक है उसके साथ कंपेयर करते हैं, ताकि अगर कोई डिफरेंस है तो हम देख सकें कि क्यों हमारा डिफरेंस आया, उसका काज ढूंढा जा सके। हम कैश को नहीं कंपेयर करते, क्योंकि जो कैश हमारे पास आ रहा है उसका रिकॉर्ड हमारे पास है, पेमेंट कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास है, लेकिन बैंक की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसका एक रिकॉर्ड हमारे पास रहता है और एक रहता है बैंक के पास। तो उसमें मिसमैच हो सकता है, क्योंकि दो लोग रिकॉर्ड रख रहे हैं, एक हम रख रहे हैं और एक बैंक। तो मिसमैच हमेशा किस में होगा, जो बैंक की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। ठीक है, तो जो हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं ये डिफरेंस देखने के लिए कि क्या रीज़न्स हैं कि किसकी वजह से हमारा जो कैश का बैंक कॉलम है वो बैंक की पासबुक के साथ मैच नहीं हुआ। हमारे ऑप्शंस उसमें यही थे, द बैलेंस एज पर कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। अभी मैंने बताया कि जो कैश कॉलम है हम उसको मैच नहीं करते, हम अपनी कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसको बैंक की पासबुक के साथ मैच करते हैं। तो पहला तो गलत है। दूसरा, द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, ये सही है कि हम अपनी जो कैश बुक का बैंक कॉलम है उसको बैंक की पासबुक के साथ मैच करते हैं और फिर वो डिफरेंस निकालते हैं जिनकी वजह से हमारे बैलेंस में और बैंक के बैलेंस में मिसमैच हुआ। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है? टू नो द पेमेंट मेड थ्रू चेक। पहला है, अगर हम कोई चेक से पेमेंट कर रहे हैं ये देखने के लिए कि कितनी पेमेंट्स हमने चेक से की हैं, ये गलत है। टू नो द एरर इन द पासबुक, पासबुक में क्या एरर है वो देखने के लिए, ये भी गलत है। नेक्स्ट इज टू कंपेयर द कैश बुक विद द पासबुक एंड असर्टेन द डिफरेंस। ये भी मैंने बताया भी आपको फॉर्मूला बता के कि हमारी जो कैश बुक है उसका जो बैंक कॉलम है उसको हम कंपेयर करते हैं बैंक की पासबुक के साथ और वो डिफरेंस निकालते हैं कि किस वजह से हमारा बैलेंस मिसमैच हुआ। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री, नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री, पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, नन ऑफ दिस। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि हमारा डबल एंट्री सिस्टम जो है वो डुअलिटी कंसेप्ट है। डुअलिटी कंसेप्ट का मतलब कि एक ट्रांजैक्शन दो जगह रिकॉर्ड होती है। तो जब हम जर्नल से लेजर्स बनाते हैं तो लेजर में आप देखते हो कि हम दोनों एस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट वहीं पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो हमारा डबल एंट्री कंसेप्ट जो है या एस्पेक्ट जो है वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जितने भी बैलेंस होते हैं वहाँ से लेके हम अपने या तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो डबल एंट्री एस्पेक्ट हमारा कंसेप्ट जो है वो लेजर के साथ ख़त्म हो जाता है। तो इट इज़ ए नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, मतलब ये डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं है। हम चाहें तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं, हम चाहें तो ना भी बनाएं, इससे हमारी अकाउंटिंग पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट, बैलेंस शोन इन द बैलेंस शीट इज़। जो बैलेंस शीट में हम बैलेंस शो करते हैं वो किसका बैलेंस होता है?
तो दोस्तों जो हम कैश बुक बनाते हैं उसका जो भी बैलेंस आता है, आपने कैश बुक बनाई है, 2 कॉलम होते हैं, एक कैश का एक बैंक का डेबिट साइड में, सेम यहाँ पे। तो यहाँ पे एंड में जो हम बैलेंस निकालते हैं, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये जो बैलेंस हम कैश का और बैंक का निकालते हैं, यही बैलेंस हमारा कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में। तो यही बैलेंस को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। सो क्वेश्चन भी यही था, बैलेंस शोन इन द बैलेंस शीट इज़, जो बैलेंस शीट में बैलेंस शो किया जाता है वो किसका बैलेंस होता है। सो राइट आंसर इज़ वो कैश बुक का बैलेंस होता है, चाहे वो कैश कॉलम का हो चाहे वो बैंक कॉलम का हो। पासबुक का नहीं होता क्योंकि पासबुक बैंक मेंटेन करता है, हमारे पास कैश बुक होती है तो हम कैश बुक का बैलेंस अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। एडजस्टेड कैश बुक वो होती है जिसमें कुछ रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, जिसको हम रेक्टिफाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडजस्टेड कैश बुक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज़ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ पार्ट ऑफ कैश बुक, पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ए पार्ट ऑफ पासबुक या एन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट रिकॉन्साइलिंग द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कैश बुक, वो कैश बुक का हिस्सा नहीं है। आपकी मर्ज़ी होती है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए कि आप बनाओ या फिर ना बनाओ। दूसरा, इज़ ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये तो मैंने अभी ऊपर बता दिया कि ये डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं है। इज़ ए पार्ट ऑफ पासबुक, पासबुक का भी ये हिस्सा नहीं है। पासबुक तो बैंक की कॉपी होती है जिसमें हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स की डिटेल होती है। सो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है पार्ट ऑफ पासबुक नहीं है। सो इट इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, मतलब ये हम बनाते हैं रिकंसाइलिंग द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक, कि अपने कैश बुक के बैलेंस को अपनी पासबुक के बैलेंस के साथ रिकंसाइल या मैच करने के लिए। सो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 7th इज ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है। ऑप्शंस आर बैंक, डेटर, क्रेडिटर या अकाउंट होल्डर। सो दोस्तों, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बैंक नहीं बनाता। दूसरा, डेटर, डेटर मतलब जिनसे हमने पैसा लेना है, वो भी ये स्टेटमेंट नहीं बनाते। क्रेडिटर मतलब जिनको हमने पैसा देना है, ये भी वो स्टेटमेंट नहीं बनाते। तो ये कौन बनाता है, जिसका बैंक में अकाउंट है, यानी अकाउंट होल्डर। तो एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाएगा, जिसका बैंक में अकाउंट होगा, क्योंकि वही अपने अकाउंट में बैंक का भी हिसाब रखेगा और अपनी कैश बुक का भी हिसाब रखेगा, तो उसको ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज 8th, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मैचिंग। हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को किस तरह से बनाते हैं, किस चीज़ को मैच करके बनाते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, एंट्रीज इन द पासबुक विद एंट्री इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। जो हमारी पासबुक है उसको हम अपनी जो कैश बुक के बैंक कॉलम की एंट्रीज हैं उनके साथ मैच करके, ये अभी हमने ऊपर डिस्कस भी कर लिया कि हम जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें जो मैच करते हैं दो चीज़ों को, वो कौन कौन सी होती हैं। हमारी जो कैश बुक है उसका जो बैंक कॉलम और बैंक की पासबुक, इन दोनों को मैच करके हम अपनी जो है स्टेटमेंट बनाते हैं कि कहाँ पे हमारी ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जिसकी वजह से हमारी जो बैलेंस है वो मिसमैच हुए हैं। सो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ए इज़ द राइट आंसर। एंट्रीज इन द पासबुक, जो हमारी पासबुक में एंट्रीज हैं, और जो हमारी कैश बुक है उसका जो बैंक कॉलम, आपको याद रखना है, बैंक कॉलम में जो एंट्रीज हैं उन दोनों को कंपेयर करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 9th इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट इन द कैश बुक बैलेंस। इसमें से कौन सी है जिसके लिए हमें कैश बुक बैलेंस में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है। सो ऑप्शंस आर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसकी हम ज़रूर एडजस्टमेंट करते हैं क्योंकि जब भी हम चेक इशू करेंगे, चेक इशू करने का मतलब हमने किसी को पेमेंट की, तो अकॉर्डिंगली हम अपनी कैश को रिड्यूस कर लेते हैं, बैंक कॉलम को रिड्यूस कर लेते हैं, ताकि क्योंकि हमने चेक इशू किए हैं तो हमें ये भी पता है कि जब हम चेक इशू कर रहे हैं तो हमारा बैंक कॉलम भी रिड्यूस हो जाएगा, तो इसकी तो एडजस्टमेंट होती है। दूसरा, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, हमें कोई चेक दे रहा है तो हम अकॉर्डिंगली हम अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज़ कर रहे हैं क्योंकि बैंक में भी हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसकी भी हम एडजस्टमेंट करते हैं। ये आपने सारा BRS जिन्होंने पढ़ा भी है उनको इसके बारे में पता भी होगा। थर्ड इज़ चेक रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, अगर बैंक ने हमारे अकाउंट में कोई चेक गलती से क्रेडिट कर दी, यानी जमा कर दिया, तो उसकी एडजस्टमेंट हम कैश बुक में नहीं करेंगे क्योंकि वो बैंक के एंड से हुआ है, बैंक उसको खुद करेक्ट करेगा, उससे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सो क्वेश्चन यही था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट इन द कैश बुक, कैश बुक में किसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी। सो जो चेक बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया उसकी एडजस्टमेंट बैंक अपने एंड पे करेगा, कैश बुक में हम उसकी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, 9th के बाद 10th आ जाते हैं। इन कैश बुक द फेवरेबल बैलेंस इंडिकेट, कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस मतलब क्रेडिट, ऐसा बैलेंस जो आपके फेवर में है,
वो क्या इंडिकेट करता है? ए क्रेडिट बैलेंस, बी डेबिट बैलेंस, सी बैंक डॉट, सी डी एडजस्टेड बैलेंस। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था कि जो कैश बुक है उसका फेवरेबल बैलेंस का मतलब कि आपके पास कैश होना या बैंक में आपके पास कैश होना। तो जो भी फेवरेबल बैलेंस का मतलब हो गया कि आपके पास कैश या बैंक के पास कैश होना, तो वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब भी कैश बुक में तो कैश कॉलम हमेशा डेबिट बैलेंस रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि कैश की हमेशा डेबिट साइड बड़ी होती है, लेकिन बैंक की कोई सी भी साइड बड़ी हो सकती है। तो उस केस में अगर बैंक की भी डेबिट साइड बड़ी है, इट मीन्स वो फेवरेबल बैलेंस है, मतलब बैंक के पास हमारा कैश पड़ा हुआ है। सो राइट आंसर इज डेबिट बैलेंस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिट बाय द कंपनी इज नोन एज। बैंक की स्टेटमेंट में जो कंपनी ने कैश डिपॉजिट की उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट, डेबिट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जब भी हमारे अकाउंट में पैसा आता है बैंक अकाउंट में, तो हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। क्रेडिट मतलब इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। सो आंसर इज़ क्रेडिट बैलेंस। कि जब भी आपके अकाउंट में पैसा आएगा आपको आप मैसेज भी आते होंगे आपके मोबाइल्स पे कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। क्रेडिट का मतलब कि आपका बैलेंस इंक्रीज़ हुआ है। सो ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिट बाय द कंपनी, किसी कंपनी ने आपके अकाउंट में पैसा जमा कराया तो आपका बैंक बैलेंस जो है क्रेडिट हो जाएगा, मतलब इंक्रीज़ हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। व्हेन कैश इज़ विड्रॉन फ्रॉम द बैंक डैश द कस्टमर अकाउंट। अगर बैंक से कैश विड्रॉ होती है तो कस्टमर अकाउंट को हम क्या करेंगे? तो ये आप सबको पता होगा कि जब बैंक से कैश विड्रॉ होगी कस्टमर का अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि रूल होता है ना डेबिट द रिसीवर। तो कस्टमर रिसीवर हो गया तो उसका अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट नहीं होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन बैंक रिकॉन्सिलेशन। डिपॉजिट इन ट्रांजिट का क्या मतलब है? तो दोस्तों इजी लैंग्वेज में अगर बताऊं, सपोज़ आपके पास एक चेक आया, आपने अपनी कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर लिया, आपने वो चेक बैंक में भेजा। अब सपोज करो कि बैंक से वो चेक क्लियर नहीं हुआ, तो उसको हम बोलेंगे डिपॉजिट इन ट्रांजिट, यानी ऐसा डिपॉजिट जो आपने तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन आपके बैंक अकाउंट में वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो इसको हम क्या करते हैं, ये हम अपनी कैश में से फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपने अगर आपके पास कोई चेक आया तो आपने कैश बैलेंस इंक्रीज़ कर दिया था, लेकिन बैंक में वो डिपॉजिट नहीं हुआ, बैंक में वो पैसा नहीं आया, तो अकॉर्डिंगली क्योंकि बैंक बैलेंस आपका कम हो गया तो आपको अपना कैश बैलेंस भी फिर अकॉर्डिंगली कम करना पड़ता है। तो आपने बीआरएस अगर आप सबने सीखी हुई है तो ये चीज़ आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि आपने जो बैंक अपना कैश का बैलेंस इंक्रीज़ कर दिया था चेक बैंक में भेज कर, लेकिन चेक आपके अकाउंट में जमा नहीं हुआ, तो आप फिर से उसको डिक्रीज़ कर लोगे, मीन्स सब्ट्रैक्ट कर लोगे अपनी कैश बुक से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। NSF मार्क्ड इन चेक सेंट बैक बाय बैंक इंडिकेटेड। NSF का मतलब नॉट सफिशेंट फंड्स। तो कहता है अगर नॉट सफिशेंट फंड्स अगर चेक में मार्क किया गया है तो इसका क्या मतलब है? ए चेक हैज़ बीन रिजेक्टेड, कि चेक रिजेक्ट हो गया। बी ए बैंक वुड नॉट वेरीफाई द आइडेंटिटी, कि बैंक ने वो जो आइडेंटिटी दी है उसको वेरीफाई नहीं किया। सी नॉट सफिशेंट मनी, तो ये मैंने अभी बता दिया कि जब कोई बैंक चेक रिटर्न कर देता है NSF मार्क करके, इट मीन्स नॉट सफिशेंट मनी, कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज 15th अनप्रेजेंटेड चेक आल्सो रेफर्ड एज। अनप्रेजेंटेड मतलब ऐसे चेक जो आपने बैंक में जमा तो करवा दिए लेकिन आपके अकाउंट में जमा अभी नहीं हुए। तो अनप्रेजेंटेड चेक को हम क्या कहते हैं? ए बाउंस चेक। बाउंस चेक नहीं कहते क्योंकि बाउंस चेक वो होता है जो कैश नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ उसमें अकाउंट में आपके पैसा नहीं है या कोई भी रीज़न हो सकता है। आउटस्टैंडिंग चेक भी उसको नहीं कहते, उसको हम बोलेंगे अनक्रेडिटेड चेक। अनक्रेडिटेड चेक मतलब हमने तो अपनी कैश बैलेंस में बैंक कॉलम इंक्रीज़ कर लिया लेकिन बैंक में अभी तक वो चेक डिपॉजिट नहीं हुए, तो उसको अनप्रेजेंटेड भी कहते हैं या फिर अनक्रेडिटेड चेक भी कहते हैं। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हेन चेक इज़ नॉट पेड बाय द बैंक इट इज़ कॉल्ड। जब चेक बैंक पे नहीं करता तो इसको हम क्या कहते हैं? सो ऑप्शंस आर ऑनर्ड। ऑनर्ड का मतलब हो गया बैंक ने पे कर दिया, तो ये गलत है। एंडोर्स का मतलब होता है कि सपोज आपको किसी ने पेमेंट की,
और वो आपने पेमेंट किसी और को आगे कर दी, वही चेक आपने किसी और को पास ऑन कर दिया, उसको एंडोर्स कहते हैं। तो ये भी गलत है। वैन चेक इज़ नॉट पेड बाय द बैंक, जब बैंक चेक नहीं देता तो इसको अभी मैंने जिक्र किया था कि क्या कहते हैं, डिसऑनर्ड होना चेक का। कि आपका चेक कब डिसऑनर्ड होता है, कि जब आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, कुछ और रीज़न भी हो सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, ये अभी पहले भी आया था कि एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है, बैंक नहीं बनाता, ऑडिटर भी नहीं बनाता, रजिस्ट्रार भी नहीं बनाता। एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है, अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, यानी जो बिजनेस है उसमें जो अकाउंटेंट है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है, जिसके पास पूरे पैसों का हिसाब किताब होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 18th इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए पार्ट ऑफ कैश बुक, पार्ट ऑफ बैंक अकाउंट, पार्ट ऑफ कैश अकाउंट, नन ऑफ द अबव। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कैश बुक का हिस्सा नहीं है। आप बनाओ या ना बनाओ आपकी मर्ज़ी होती है। पार्ट ऑफ बैंक अकाउंट का भी हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये बैंक तो ये बनाता ही नहीं है। नॉट ए पार्ट ऑफ कैश अकाउंट का भी हिस्सा नहीं है। सो नन ऑफ द अबव, डी इज़ द राइट आंसर, कि इनमें से ये कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम किसकी मदद से बनाते हैं। सो ऑप्शन इज ए बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ये तो मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया कि जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है उसमें हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। किस चीज़ को, एक बैंक की पासबुक और दूसरी हमारी जो कैश बुक का बैंक कॉलम है उसके साथ उसको कंपेयर करते हैं। सो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक भी कहते हैं इसको, एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, और हमारी कैश बुक का जो बैंक कॉलम है। लास्ट इज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ ABC ऑन 31/3/2020 इज 1500। तो हमारी कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल, कि हमारे पास 1500 का कैश था, ठीक है दोस्तों। रीड इट 1500। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, हमने चेक डिपॉजिट किया यानी बैंक में चेक भेजा, लेकिन हमारे अकाउंट में वो पैसा नहीं आया। तो अगर हमने कोई चेक बैंक में भेजा, इसका मतलब हमने कैश बैलेंस इंक्रीज़ कर लिया था। अगर आपके पास कोई चेक आ रहा है और आप उसको बैंक में भेज रहे हो तो कैश बैलेंस आप इंक्रीज़ कर लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका बैंक का बैलेंस भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन वो चेक क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब आपका बैंक का बैलेंस कम रह गया, तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा 100 रुपीज़, क्योंकि आपने पहले प्लस कर दिया था। अब आपका बैलेंस कितना बचा, 1400। उसके बाद आपने किसी को पेमेंट की थी 150, इसका मतलब आपने कैश बैलेंस रिड्यूस कर लिया, क्योंकि अगर आप किसी को चेक से पेमेंट कर रहे हो तो आपको पता है कि आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज़ हो जाएगा, तो आप उसको रिड्यूस कर लोगे। लेकिन वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब जिसको भी आपने पेमेंट की उसने वो बैंक में चेक लगाया ही नहीं। इसका मतलब आपने जो माइनस कर लिया था 150, उसको दोबारा से ऐड कर लोगे। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका आंसर आ रहा है कितना, 1550। तो ये BRS मैंने करवाया, जिनको अच्छे से BRS आती है उनको ये समझ आ जाएगा आसानी से। तो राइट आंसर इज़ 1550 यानी बी। सो दोस्तों ये थे आज के MCQs। नेक्स्ट चैप्टर जो है देख लेते हैं क्या है वो। नेक्स्ट चैप्टर इज़ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो नेक्स्ट MCQs मैं इसी चैप्टर पे लेके आऊँगा, आप इसको तैयार रखो। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।